राज्य, चोल साम्राज्य हम देखेंगे। कौन सा? चोल साम्राज्य 800 से 1300। दिक्कत यह है कि जब भी मैं मध्यकाल बोलूं या कोई भी मध्यकाल बोले तो उसका आकलन उत्तर भारत से किया जाता है, और उत्तर भारत में जब भी हम उसका आकलन करते हैं तो हम आक्रमणकारियों को पढ़ते हैं, लुटेरों को पढ़ते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि साउथ इंडिया भी अपने आप में एक मजबूत शासन देने की क्षमता रखता था, और साउथ इंडिया में स्थायी शासन था। वहां का साम्राज्य स्थायी था कमोबेश। आपस में उन लोगों का युद्ध बहुत भीषण होता था, लेकिन फिर भी कमोबेश स्थायी शासन था। तो उन्हीं में एक थे चोल, जो 800 से लेकर 1300 ईस्वी तक शासन किया। सोच लो कितने कितनी लंबी शासन। इसमें तराइन भी हो गया उत्तर में, समझ रहे हो? इसमें पूरा गुलाम बंद सिमट जाएगा, इतना लंबा शासन, और हम इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। 500 साल कोई साम्राज्य लगातार शासन करे और हम कहें कि मध्य कालीन भारत में केवल और केवल मुसलमानों का अटैक है, तो ये गलत कहना होगा। इसके संस्थापक जो थे वो विजयालय थे। इसके संस्थापक जो है, जो बार बार पूछा जाता है कि चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो ये थे विजयालय। ये नाम आप याद रखिएगा, ठीक? इसको कहीं कहीं विजयालय चोल भी लिख देगा। और राजधानी मैंने आपको बता दी है कहाँ है, तंजावुर, जहां कभी कभी आपको तंजौर भी लिखने को मिल जाएगा, ठीक? अब इसके जो राजा हुए, उसमें पहला राजा जो हम देखेंगे वो राज है। राज राजा, कहीं कहीं पे इसको राज राजा लिख देगा, कहीं कहीं पे इसको राज लिखेगा, तो हम लोग राज ही देखेंगे। तो राज जो थे, इन्होंने चेरों को हराया, पांडेय को हराया, श्रीलंका और मालदीव पे कब्जा किया। किसको? चेरों को, पांडेय को, जो कि हम पहले इससे जस्ट पहले देखे हैं, और श्रीलंका और मालदीव को तो इन्होंने अपने साम्राज्य में मिला ही लिया, और इन दोनों को हराया बहुत बुरी तरीके से, समझ रहे हो? और ये फेमस थे, जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जिस पे हमें गौर करना है, ये किसके लिए फेमस थे? इन्होंने बनाया राजेश्वर मंदिर। मद्रास से थोड़ी दूरी पर है ये। जब आप जाइएगा तब आप ये मंदिर देख सकते हैं, लेकिन जब आप प्रश्नों में जाइएगा तो ये बार बार पूछा जाएगा कि राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था, और ऑप्शन में चोल के सारे राजाओं के नाम होंगे, समझ रहे हैं? तो इसको नहीं भूलना है, राजेश्वर मंदिर को। उसके बाद आए राजेंद्र प्रथम। हम यहाँ पे बस उन्हीं की बातें कर रहे हैं ज्यादातर जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, समझ रहे हैं? क्योंकि यही इंपॉर्टेंट राजा है। आपको पता ही है कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट प्रश्न आते हैं। राजेंद्र वन या राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम इसके सबसे प्रतापी, सबसे फेमस राजा हुए। इन्होंने पांडेय को हराया, इन्होंने चेर को हराया, इन्होंने गंगा पार पहुंचने वाले पहले डीप साउथ के राजा थे। एकदम दक्षिण भारत के पहले ऐसे राजा थे जो गंगा पार करके आगे के क्षेत्रों को जीते, समझ रहे हो? इसलिए इन्होंने खुद को गंगई कोंड चोल कहा। क्या उपाधि ली? गंगई कोंड चोल। इसका मतलब ये होता है कि वह चोल जो गंगा को जीता हो, यानी गंगा पर
शासन किया हो, ये बार बार पूछा जाता है। और इन्होंने इसी नाम से एक शहर भी स्थापित किया, गंगई कोड चोलपुरम। इसमें बस खाली पुरम लगा दो तो इस नाम से इन्होंने क्या स्थापित किया, एक नगर स्थापित किया, गंगई कोड चोलपुरम नगर इन्होंने स्थापित किया। इन्होंने ही, जो मैंने बार बार शैलेंद्र की बात किया है, तो इनकी नेवी बहुत मजबूत थी। क्या थी? इनकी जो नेवी थी यानी जल सेना यानी नेवी बहुत मजबूत थी, और इसके बदौलत इन्होंने मलाया और सुमात्रा, जहां पे कौन से राजा थे, राजा शैलेंद्र, जो कि हम बार बार देख रहे हैं, तो राजा शैलेंद्र पर भी इन्होंने आक्रमण किया और उनको भी जीता। समझ रहे हो? और उनको जीतने के बाद, उनके जीतने का मुख्य कारण था, देखो कोई भी राजा, दुनिया का कोई भी राजा, अगर वो राजा बना है और साम्राज्य जीतने की कोशिश कर रहा है तो उसका एक ही पर्पस होता है मेनली, वो है धन, रिसोर्स। जितना बड़ा साम्राज्य उतना ज्यादा टैक्स, उतना ज्यादा धन, और व्यापार में भी सुविधा। जब अपने साम्राज्य में सब रहेगा तो कोई हमको व्यापार में, मतलब धन ही असली मैटर है। समझ रहे हो? आप कैरियर बना रहे हैं किसके लिए? पैसे के लिए। पैसा बोलता है भैया, पैसे के बिना कुछ नहीं होता है। पैसा हावी होता है, पैसा कमजोर पड़ता है, पैसा बोलता है। समझ रहे हो? तो इन्होंने, अगर प्रश्न कभी आ जाए या कॉन्सेप्ट के लिए आप समझ लीजिए, मलाया सुमात्रा को अपने अधीन किया क्योंकि उधर से, मलाया सुमात्रा के रीजन से, आप अगर इधर जाइए, मलाया सुमात्रा का ये जो रीजन है, यहां से अगर आप देखिएगा तो आप ये पाइएगा कि अगर इस पे अधिकार है तो सीधा चीन से व्यापार हो सकता है, सीधा व्यापार हो सकता है। समझ रहे हैं? सीधा चीन से व्यापार हो, ऐसे तो आपको यहां के राजा को खुश रखना पड़ेगा, है कि नहीं? यहां से आप जाइए यहां, और यहां अगर किसी और का शासन है तो आपको इसके थ्रू व्यापार करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका यहां पे ही शासन हो गया, तब आप यहां से सीधा दक्षिण चीन सागर से होते हुए सीधा चीन से आप व्यापार कर सकेंगे और आपका धन बढ़ेगा, है कि नहीं? तो इनका भी मुख्य उद्देश्य क्या था? सीधा चीन से व्यापार करना मुख्य उद्देश्य था इनका, सीधा चीन से व्यापार करना। ये कौन कर रहे हैं? राजेंद्र चोल। और लूटपाट और ये सब जो आप मध्यकाल में पढ़ेंगे कि बाहरी आक्रमणकारी आए, लूटा, आप सोमनाथ मंदिर के बारे में पढ़े, उसके बारे में पढ़े आप। एनसीईआरटी में जैसा लिखा है, मैं एनसीईआरटी के शब्दों में बोल रहा हूं, चोल राजा भी अपने दुश्मन राजाओं के मंदिरों को लूटते थे। एनसीईआरटी में लिखा है, कल को शॉर्ट्स निकाल के हमको बदनाम मत करना। तो एनसीईआरटी ने कहा है, विपिन चंद्रा के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि चोल राजाओं ने भी ऐसा किया है। तो लूटना भी अपने आप में धन संग्रह का उस समय एक स्थापित क्या था? मापदंड था। राजा लोग अपने पड़ोस के राज्यों पर अटैक करते थे, लूटते थे, खसोटते थे। इसमें कहीं कोई धर्म और अन्य चीजों की बात नहीं है, यह शुद्ध पैसे कमाने का मैटर था। आपने देखा कि बाहरी आक्रमणकारी भी, जो इस्लामिक अटैकर भी जो आए, और हम इस्लामिक नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे अब हम किताब पढ़ चुके हैं, हिस्ट्री जान चुके हैं, तो हम उनको बोलेंगे अरेबिक, टर्क, मंगोल, अफगान, इस तरह से नाम लेके। तो अगर तुर्क, अफगान, इस तरह के भी जो लुटेरे और अटैकर्स आए, वो भी भूख के ही मारे आए। उनके भी साम्राज्य में, अब काबुल में इतना बड़ा अकाल पड़ा कि मजबूरन, बार बार अकाल पड़ रहा था तो मजबूरन बाबर को भारत की तरफ रुख करना पड़ जाता था। तैमूर को जब भी अपने शासन को मजबूत करना हो, अपने लोगों की भूख मिटानी हो, वो भारत में आकर लूटता था। यही चोल भी कर रहे हैं। चोल भी
जैसे कि एक उदाहरण है कल्याणी। कल्याणी एक बहुत फेमस शहर था। कल्याणी चालुक्यों की राजधानी भी हुआ करती थी। तो कल्याणी पर इन्होंने अटैक करके इसे बहुत बुरी तरह से लूटा और पूरा शहर ही बर्बाद कर दिया, और उसमें राजेंद्र प्रथम ही था। समझ रहे हो? तो कहानियां ऐसे चलती है। नैरेटिव कोई भी सेट कर सकता है, नैरेटिव सेट करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं नैरेटिव सेट कर सकता हूं, लेकिन इतिहास के तथ्यों को मैं झुठला नहीं सकता। अब यहां तो कोई मुसलमान हिंदू का मैटर है नहीं, यहां पे तो सब हिंदू ही थे। मैटर है टका का। समझ रहे हो? सोना देख के आंख चमक जाती है, अच्छे अच्छों का ईमान डिग जाता है। समझ रहे हो? और खड़ा किसी की मेहनत की कमाई लूटने में और मजा आता है। समझ रहे हो? तुमने बहुत मेहनत की कुछ खड़ा करने के लिए, बाहर वालों को कोई मेहनत नहीं करना पड़ा लूटने के लिए, थोड़ी सी मेहनत। तुम्हारे इतना तुमने सालों से प्रयत्न किया है किसी चीज को खड़ा करने के लिए, लूटने के लिए एक दिन या एक सप्ताह ही काफी है। और उनका कुछ गया भी नहीं, अगर हार गए तो भाग गए, कुछ क्षति हुई लेकिन भाग गए, लेकिन जीत गए तो किसी की मेहनत की कमाई। कल्याणी शहर को बनाने वाले वहां के लोगों को कितने साल लगे होंगे उसको सोने और चांदी से जड़ित करने में और संसाधन जुटाने में, लेकिन लुटेरों को कितना टाइम लगता है, गए मारे काटे चले आए। पाकिस्तान अभी भारत से क्या चाहता है? रिसोर्स, पैसा। ये कश्मीर वश्मीर का कोई मैटर नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर कश्मीर पाकिस्तान को दे दिया जाए तब भी युद्ध समाप्त नहीं होगा, और यही भारत की समस्या है। उधर के लोग मेहनत कस नहीं है। अब आप देखिए ना, इंटरनेट तो पूरी दुनिया में है, अभी इंटरनेट का युग आया ना, इंटरनेट तो पूरी दुनिया में है। भारत के लोग यूट्यूब से हर साल एक बहुत बड़ी कमाई कर रहे हैं, और इनके वीडियो सिर्फ भारत ही नहीं, यूरोप में, अमेरिका में फेमस है। भारत के लोग इंग्लिश में जो बना रहे हैं, जो क्रिएट कर रहे हैं यहाँ के क्रिएटर यूट्यूब पर और अन्य माध्यमों पर, उसे अमेरिका के लोग देख रहे हैं और मनोरंजन कर रहे हैं। पैसा वहां से भी आ रहा है, व्यूज आ रहा है तो पैसा आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान को देखिए, कुछ चंद, जैसे एक बीबीसी पे बहुत अच्छे आते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं नाम अभी भूल रहा हूँ, उनकी डायरी करके आती है, वो बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन बहुत कम इंटेलेक्ट, क्योंकि मेहनत करना पड़ता है ना, और रिस्क लेना पड़ता है। लूटने में रिस्क कम है, किसी चीज को खड़ा करने में रिस्क ज्यादा है। मैं आपको गारंटी देता हूं, ये हर जगह है, ऐसा कुछ नहीं है, हर जगह है। आप पार्टनरशिप पे काम कीजिए कहीं पे, तब तक लोग चुप रहेंगे जब तक उस काम से पैसा नहीं आता हो। जैसे ही उन्हें लगेगा कि अब तो सचमुच ये खड़ा हो रहा है, इससे पैसा आने की उम्मीद बढ़ रही है, वो आपको धोखा दे देंगे। पैसे में ये खेल है भैया। तो यही सब बात है। तो चोलों को, चोलों का धीरे धीरे पतन हो गया, और चोलों का स्थान किसने लिया? पांडेय ने, होसल ने और चालुक्यों ने। और नहीं नहीं नहीं, भरोसा, भरोसा करना कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन अब क्या करोगे जब तुम्हारा अपना अपना भाई पीठ में खंजर मार देता है, ऐसे गले मिलाता है, पीठ में खंजर मार देता है, उसका क्या करोगे? भरोसा तो करना ही पड़ेगा ना किसी किसी पे। मनुष्य हो, रास्ते चल रहे हो तो तुमको भरोसा है, बगल से गाड़ियां गुजर रही है तो तुमको भरोसा है ना उस ड्राइवर पे कि वो हमारी तरफ नहीं लाएगा। जाने अनजाने भरोसा तो हर किसी पे होता है, तो भरोसा तो करना पड़ेगा। समझ रहे हो? हम्म। अब देखो, बार बार ये प्रश्न आता है, ये सब तुमने लिख लिया गंग, और बार बार पूछेगा, फिर हम प्रैक्टिस भी करवा देंगे आपको क्वेश्चंस का, उस क्वेश्चंस में आप देख लेंगे। ठीक।
बार बार पूछता है कि चोलों का जो सबसे प्रसिद्ध चीज था वो क्या था। हमेशा प्रश्न हमेशा आता है कि चोलों की सबसे प्रसिद्ध चीज क्या थी, ऐसी कौन सी व्यवस्था थी जो चोलों के राज्य में सबसे प्रसिद्ध थी। तो वो थी ग्राम स्वशासन व्यवस्था। चोलों का, यहां पे चोल लिख ही दीजिए ताकि समझ में आए। ग्राम स्वशासन व्यवस्था जो थी, ग्राम स्वशासन व्यवस्था जो थी, ये बहुत फेमस थी, प्रसिद्ध थी और बहुत अद्भुत थी। हम आज तक उनके लेवल की स्वशासन नहीं दे पाए हैं स्वतंत्र भारत में भी। बातें होती है स्वशासन की, समझ रहे हो, दे नहीं पाते। डीपीएसपी में भी है, आर्टिकल 40 कहता है, लेकिन पूरी तरह से स्वशासन नहीं दे पाए। आज भी हमारी ग्राम व्यवस्था किसके सोर्स पे ज्यादा डिपेंड करती है। स्टेट फाइनेंस कमीशन जो किसके अंदर में है, राज्य सरकार के अंदर में है। तो पूरी तरह से कहां हो पाया, थोड़ा बहुत हमने अधिकार दिया है, समझ रहे हो। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध थी, विस्तृत थी, अद्वितीय थी। अद्वितीय शब्द लिख लीजिएगा, तो हमेशा प्रश्न पूछा जाएगा और आपको ये आंसर देना है। पहले भी पूछ चुका है, बीपीएससी ने एक बार पूछा है, एक बार एसएससी सीजीएल ने भी पूछा है, तो आपको ये उत्तर देना है। यहां पे बहुत सारे ऑप्शन दे देगा, हो सकता है नृत्य कला भी दे दे, लेकिन सबसे प्रसिद्ध की बात करें तो यही थी। ठीक, अब इसमें एक था उर। प्रशासन व्यवस्था में एक शब्द है उर, लिख लीजिए, उर। उर क्या हुआ, एक व्यवस्था थी किसकी, उर। उर का मतलब क्या हुआ, उर का मतलब हुआ सामान्य जनों की सभा। सामान्य, जो आज ग्राम सभा है, सामान्य जनों की सभा। गांव में रहने वाले जो सामान्य लोग हैं वो सब मिलकर जो सभा लगाएंगे उसको उर कहते थे। उर के ऊपर होता था महासभा। क्या होता था, महासभा। उर के ऊपर चलती थी महासभा। ठीक, महासभा विशिष्ट लोगों के लिए थी। महासभा थी विशिष्ट लोगों के लिए। ठीक, उर के ऊपर महासभा। महासभा के साथ कुछ कार्यकारी समितियां थी, समझ रहे हो, क्या थी, कार्यकारी समितियां। कार्यकारी समितियां, कार्यकारी समितियां में कुछ खास तरह के लोग आते थे, समझ रहे हो, कुछ खास तरह के लोग जिनका चुनाव होता था पर्चियों के जरिए। तो कभी ये पूछ दे कि इनका चुनाव कैसे होता था, तो ये चुन के नहीं आते थे, ये पर्चियों के जरिए चुने जाते थे और इनका कार्यकाल 3 साल का होता था। और ये सब मिल के गांव के डेवलपमेंट के लिए क्या करते थे, डिसीजन लेते थे, समझ रहे हो। ये सब मिल के गांव के डेवलपमेंट के लिए डिसीजन लेते थे। चोलों ने जो मंदिर कला का, मैंने कला में बाद में पढ़ा दूंगा, लेकिन यहां पे मैं देख लेता हूं कि चोलों ने जो मंदिर कला का विकास किया, उस मंदिर कला को क्या बोलते हैं, मैंने अभी आपको बताया, द्रविड़ शैली। साउथ भारत में द्रविड़ शैली चली। यहां पे मैंने आपको बताया कि सबसे ऊपर में होते थे विमान। ठीक, ये मैं आगे बहुत अच्छे से बताऊंगा। विमान होते थे, फिर उसके बाद नीचे, उसके नीचे होते थे गोपुरम। गोपुरम नहीं, गोपुरम। उसके नीचे क्या होते थे, जो द्वार होते थे इसके, उसको बोलते थे गोपुरम, जो द्वार होते थे। यहां पे होता था परिक्रमा पक्ष, परिक्रमा, परिक्रमा पथ, इस तरह से करके पूरा द्रविड़ शैली में थी, समझ रहे हो। जैसे इसका उदाहरण है बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर ये इसी कला से निर्मित है।
चोलों की एक और खासियत थी मूर्ति कला में। मूर्ति कला में चोलों ने नटराज की मूर्ति, जो आप ऐसे करके देखेंगे, नटराज की मूर्ति कहिए तो मैं आपको दिखा भी देता हूं, लेकिन आप नटराज मूर्ति बहुत बार देखें तो एक ऐसे ऐसे आदमी रहेंगे, ठीक, और इस तरह से करके, इस तरह से करके नटराज की मूर्ति आपने देखी होगी। तो इनकी जो नटराज की मूर्ति है, वो भी नटराज में कौन से नटराज, कांस्य की जो मूर्तियां हैं। तो आपसे पूछेगा कि मूर्ति कला में किस धातु का सबसे ज्यादा उपयोग हुआ या किस धातु में सबसे बेहतर उपयोग हुआ, तो कौन सा धातु था, कांस्य। ठीक, इस तरह से समझ गए। हाँ ठीक है, तो आप भी सही बोल रही हैं। तो नटराज की जो है वो कांस्य मूर्ति जो है वो बहुत फेमस है, वो भी चोलों का देन है। तो ये रहा पूर्व मध्यकाल। अब हम लोग उत्तर मध्यकाल और खासकर तुर्कों का आक्रमण वहां से शुरू करेंगे। इसके लिए हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आप लोग भी ब्रेक के बाद आइए। मध्यकाल का क्या है, मैराथन खत्म होगा। ठीक, चलिए।